नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और मैं आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बायोग्राफी ऑफ विनोबा भावे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य विनोबा भावे का जन्म और शिक्षा। विनोबा भावे जी के पिता एक बहुत ही अच्छे बुनकर थे और इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनके पिता काम की वजह से बड़ौदा में रहते थे। इस वजह से इनके लालन पालन में इनके दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये अपनी माता से बहुत प्रभावित थे और इसके फलस्वरूप बहुत कम उम्र में इन्होंने भगवद गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ डाला और उसका सार भी समझ गए। भगवद गीता के ज्ञान ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। इसी दौरान स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने एक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया था। उसके कुछ अंश अखबारों में छपे, जिसे पढ़कर विनोबा भावे बहुत प्रभावित हुए। इस वक्त विनोबा अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहे थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आगे की पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया और महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। महात्मा गांधी ने जवाबी पत्र से उन्हें अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में मिलने बुलाया। विनोबा भावे की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात 7 जून सन 1916 में हुई। इस मुलाकात ने उन्हें और गहरा प्रभावित किया और उनकी अकादमिक पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। उन्होंने अपना समस्त जीवन महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए देश की सेवा में लगाना ही सही समझा। विनोबा भावे महात्मा गांधी के आश्रम में। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे महात्मा गांधी के आश्रम में होने वाले सभी कार्यक्रमों में बहुत अधिक रुचि रखने लगे। इन कार्यों में पठन पाठन, सामाजिक अवचेतना संबंधी कार्य आदि सदा होते रहते थे। महात्मा गांधी के सानिध्य में वे खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार करने लगे, जो कालांतर में स्वदेशी आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। साथ ही हर जगह बच्चों को पढ़ाने, आसपास स्वच्छता सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक करते रहे। 8 अप्रैल 1921 में विनोबा भावे महात्मा गांधी के कहने पर महाराष्ट्र के एक गांव वर्धा के लिए रवाना हुए। वर्धा में महात्मा गांधी का एक आश्रम चलता था, उसका कार्यभार उन्होंने विनोबा भावे को सौंपा। सन 1923 में उन्होंने महाराष्ट्र धर्म नामक एक मासिक पत्रिका निकालनी शुरू की। इस पत्रिका में वे वेदांत उपनिषद के महत्व और उपयोगिता के ऊपर निबंध लिखते रहे। कालांतर में लोगों द्वारा पसंद किए जाने पर यह मासिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका के रूप में आने लगी। लोगों को जागरूक करने में ये पत्रिका एक अहम भूमिका निभा रही थी। ये पत्रिका लगातार 3 साल तक निकलती रही। सन 1925 में विनोबा भावे की कर्मठता और क्रियाशीलता को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें केरल के एक छोटे से गांव वैकोम भेज दिया। वहां पर हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने पर रोक थी। इस रोक को हटाने और समाज में समानता की भावना लाने के लिए गांधी जी ने ये जिम्मेवारी विनोबा भावे को दी। विनोबा भावे को जेल एवं गिरफ्तारियां। देश में अंग्रेजों का शासन था। महात्मा गांधी एक तरफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन पर देश को अंग्रेजी हुकूमतों से आज़ाद कराने की भी जिम्मेवारी थी। महात्मा गांधी के इन दोनों कार्यों में आचार्य विनोबा भावे भी बराबर के शरीक थे। देश में न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और न ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहने की। इस भयानक समय में किसी न किसी को तो आज़ादी की मांग करनी थी। महात्मा गांधी इस ओर अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान सन 1920 से सन 1930 के बीच आचार्य को कई बार उनके द्वारा किए जा रहे जागरूकता के कामों को देख गिरफ्तार किया गया। वे इन गिरफ्तारियों और अंग्रेजी हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं डरे और सन 1940 में इन्हें 5 साल की जेल हुई। इस जेल की वजह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन था, लेकिन वे यहाँ भी हार नहीं माने और जेल में ही पढ़ना लिखना आरंभ कर दिए। जेल उनके लिए पढ़ने लिखने की जगह बन गई। उन्होंने जेल में रहते हुए ईशावास्य वृत्ति और स्थितप्रज्ञ दर्शन नामक 2 पुस्तकों की रचना कर दी। विल्लोरी जेल में रहते हुए उन्होंने दक्षिण भारत की 4 भाषाएं सीखी और लोकनागरी नामक एक लिपि की रचना की। जेल के दौरान ही उन्होंने जेल में रहते हुए भगवद गीता का मराठी भाषा में रूपांतरण किया और एक सीरीज के माध्यम से समस्त अनुवाद जेल में रहने वाले अन्य कैदियों में बांटना शुरू किया। ये रूपांतरण बाद में टॉक्स ऑफ द गीता के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसका अनुवाद अन्य कई भाषा में होता रहा। जेल से छूटने के बाद उनका निश्चय और दृढ़ हो गया। कालांतर में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका रही। इतने कामों को अंजाम देने के बाद भी वे आम लोगों में बहुत मशहूर नहीं थे। लोगों के बीच उनकी पहचान सन 1940 से बननी शुरू हुई, जब महात्मा गांधी ने एक नए अहिंसात्मक आंदोलन के लिए उन्हें प्रतिभागियों के रूप में चुना। विनोबा भावे का सामाजिक और धार्मिक कार्य। बचपन में अपनी मां की बातों का अनुसरण करते हुए आचार्य जीवन में धर्म का महत्व समझ गए थे। कालांतर में महात्मा गांधी का सामीप्य उनमें सामाजिक चेतना भरता रहा।
विनोबा का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत ही बड़ा था, जिसमें कई अन्य धर्मों के विचारों का सम्मेलन था। इनमें बहुधार्मिक विचारों का सम्मेलन इनकी एक युक्ति ओम तत्सत से समझा जा सकता है। इस युक्ति में समस्त धर्मों के प्रति आधार और सद्भावना देखने मिलती है। इनका एक नारा था, जय जगत। इस युक्ति से और भी आसानी से उनके विचारों को समझा जा सकता है। इस नारे में वे किसी एक प्रांत या राष्ट्र नहीं बल्कि समस्त विश्व का जयकार कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के धर्म रहते हैं। एक आम भारतीय के जीवन यापन को देखते हुए उन्हें ये महसूस हुआ कि इनका जीवन और भी बेहतर बन सकता है। उस सब को लेकर एक धार्मिक स्थल के निर्माण में कई परेशानियां हो रही थी, जिसका समाधान वे लगातार ढूंढते रहे। नित परिश्रम से कोई भी कार्य सफल हो जाता है। आचार्य भी कालांतर में सफल हुए और उनके नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन की नींव पड़ी। सर्वोदय आंदोलन का मूल मकसद था समाज के सबसे पिछले वर्ग में खड़े लोगों को आगे लाना। गरीबों और अमीरों के बीच कोई फर्क न रहे और न ही समय में किसी तरह का जाति भेद रहे। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए सबका एकजुट होना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन की नींव इन्हीं के द्वारा पड़ी। ये आंदोलन ये दिखाता था कि आचार्य विनोबा भावे का हृदय कितना कोमल और त्याग से भरा हुआ था। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो चुका था, पर इसके बाद भी कई ऐसी बेड़ियां समाज को जकड़े हुए थी, जिसे जल्द से जल्द तोड़ना बहुत ज़रूरी था। इन बेड़ियों में कई जिंदगी कैद थी। अंग्रेज जाते जाते भारत को हर तरह से कमज़ोर कर गए थे। कई लोग इस तरह से गरीब हो गए थे कि उनके पास रहने भर के लिए भी जगह नहीं थी। इस विभीषिका का अंदाजा उन्हें तब लगा जब वे 80 हरिजन परिवारों से मिले और उनकी बातें सुनी। इस आंदोलन के जरिए आचार्य विनोबा भावे उन गरीबों की मदद करना चाहते थे, जिसके पास रहने तक के लिए भी जगह नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी भूमि दान में दी और फिर भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर लोगों से उनकी ज़मीन का 6वां हिस्सा गरीब परिवारों के लिए देने के बात कही। आचार्य विनोबा भावे का त्याग और उनकी लगन से कई लोग प्रभावित हुए और इस आंदोलन में हिस्सा लिया। आचार्य ने कहा कि उन्होंने 13 वर्ष इस आंदोलन में गुजारे। इन 13 वर्षों में वे 6 आश्रम स्थापित करने में सफल हुए। विनोबा भावे का ब्रह्मा विद्या मंदिर, ये आचार्य विनोबा भावे द्वारा स्थापित आश्रमों में एक था। ये आश्रम स्त्रियों के लिए था, जहां वे स्वयं अपना जीवन चलाती थी। इस आश्रम के लोग एक साथ मिलकर अपने खाने की व्यवस्था के लिए खेती करते थे। खेती के दौरान वे महात्मा गांधी के खाद्योत्पत्ति के नियमों पर ध्यान देते थे, जिसमें सामाजिक न्याय और स्थिरता की बातें होती थी। आचार्य विनोबा और महात्मा गांधी की तरह इस आश्रम में रहने वाले लोग भी श्रीमद् भागवत गीता पर बहुत विश्वास करते थे। यहाँ पर रहने वाले लोग सुबह उठकर तैयार होते थे और उपनिषद का पाठ करते हुए प्रार्थना करते थे। दिन के मध्य बेला में यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम और संध्या के समय भगवत गीता का पाठ होता था। इसमें 25 महिलाएं थीं और कालांतर में कुछ पुरुषों को भी उस आश्रम में काम करने की अनुमति दी गई। सन 1959 में इस आश्रम की स्थापना के साथ इस आश्रम को कुछ कठिनाइयां झेलनी पड़ीं। ये शुरुआती समय में महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित हुआ था। इस आश्रम के लोग जन जन तक आचार्य और महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। विनोबा भावे की मृत्यु। आचार्य विनोबा भावे अपने जीवन के आखिरी दिन ब्रह्म विद्या मंदिर में गुजारे। अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म की मान्यता के अनुसार समाधि मरण संथारा का रास्ता अपनाया और खाना दवा सब कुछ त्याग दिया। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1982 में हुई। उस समय भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक सोवियत नेता लियोनिद के अंतिम संस्कार के लिए मॉस्को जाने वाली थी, लेकिन आचार्य की मृत्यु की खबर पाकर उन्होंने वहां जाना रद्द किया और आचार्य के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं मिलता हूं आपको किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।